नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 14 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, पोलैंड में अभी राष्ट्रपति के जो इलेक्शन हुए हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में है। पोलैंड में एंड्रेस डूडा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है और इन्होंने वोटिंग के 51% जो वोट हैं वो प्राप्त किए हैं। देखो, पोलैंड की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी अगर बात की जाए, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2018 के यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर पोलैंड की लोकेशन की, तो पोलैंड की लोकेशन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पोलैंड का मैप है। मैपिंग से संबंधित भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रसिया का छोटा सा हिस्सा जो है पोलैंड से टच होता है। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पोलैंड या कोई भी कंट्री दे दी जाती है और बॉर्डर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रसिया से लगता है, लिथुआनिया से लगता है, बेलारूस से लगता है, यूक्रेन से लगता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं साउथ में स्लोवाकिया है, ये चेक रिपब्लिक है और ये है जर्मनी। और ऊपर यहाँ पर है बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर। ठीक है, तो ये हमने पोलैंड का मैप देखा। आगे एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा जो है बाल्टिक सागर से लगती है? आपको बताना है। पहला है पोलैंड, स्वीडन, लटाविया, इस्टोनिया और चीन। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए में है 1, 2 और 3 यानी पोलैंड, स्वीडन और लटाविया। अगर आपने मैप देखा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो डी सही है, यानी पोलैंड, स्वीडन, लटाविया और इस्टोनिया जो है वो इस बाल्टिक सी को टच करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैप है बाल्टिक सी का ये है। इसमें देख लिए फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लटाविया है, लिथुआनिया है, रसिया है, पोलैंड है और स्वीडन है। ठीक है, यहाँ पर डेनमार्क भी है, जर्मनी भी है। उसके बाद अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना का बॉर्डर जो है वो बाल्टिक सी से टच नहीं होता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है रोको टोको अभियान के बारे में है, जो कि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अभियान में हुआ क्या, जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर घूमते या किसी काम से जाते हुए पाए जाएंगे और जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे यानी मास्क नहीं पहने होंगे, उनके लिए 20 रुपये का शुल्क लेकर वहीं पर मास्क देने का काम किया जाएगा। इसी अभियान को कहा गया है रोको टोको अभियान, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें होगा क्या, जो वॉलेंटियर होते हैं उनको इस काम में लगाया जाएगा, जो शैक्षिक रूप से इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार की एक स्कीम जो है शहरी निकायों के द्वारा चलाई गई थी मध्य प्रदेश में अप्रैल 2020 में, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो नेट ग्रिड से संबंधित है। नेट ग्रिड क्या है? तो नेट ग्रिड एक इस प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें 21 हमारे देश के जो 21 विभिन्न संगठन हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी डेटा उपलब्ध होगा। नेशनल टेक्नोलॉजी ग्रिड जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। अब 14,000 पुलिस स्टेशनों में इसको लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 14,000 पुलिस स्टेशन जो देश के हैं वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म से लिंक हो जाएंगे। यानी कोई भी विवरण जो होगा इस प्लेटफॉर्म पर जब डेटाबेस रखा जाएगा तो सभी थानों के बीच में इंटरलिंकिंग हो जाएगी। यानी कहीं की भी एफआईआर हो तो कोई भी थाना एफआईआर हो या विभिन्न प्रकार की कोई भी सूचना हो, इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से प्राप्त कर सकता है। अगर बात की जाए इस ग्रिड की स्थापना की, तो इस ग्रिड को स्थापित किया गया था 2008 में, जब मुंबई में आतंकी हमले हुए थे उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी और 2018 से ये फुली ऑपरेटेड हो रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? अब जो देश के हमारे 14,000 पुलिस स्टेशन हैं उनको जोड़ दिया गया है इस नेट ग्रिड से। अगर बात की जाए इस नेट ग्रिड में होगा क्या, किसी व्यक्ति के हवाई यात्रा, क्रेडिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी फाइनेंशियल जो भी उसने क्रेडिट किया है, मतलब लेन देन किया है बैंकिंग से संबंधित या टैक्स से संबंधित, सभी डाटा जो है वो इस पर उपलब्ध होगा। और इसका जो रिकवरी केंद्र बनाया गया है वो बनाया गया है बेंगलोर में और इस नेट ग्रिड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या है अगला जो इसी से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है। नेट ग्रिड में 10 एजेंसियों के लिए अभी लिस्टेड कर दिया गया है। इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सीबीआई, ईडी, डीआरआई यानी राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय, एफआईयू, सीबीडीटी, सीबीईसी,
और DGCI NCB, ठीक है। तो ये 10 जो हैं प्रमुख हमारे देश की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं या इंटेलिजेंस से संबंधित एजेंसियां हैं, उन सभी को इस नेट ग्रिड की एक्सेस दी जाएगी। मतलब कि ये सभी एजेंसियां जो है इस नेट ग्रिड पर उपलब्ध डेटा को एनालिसिस कर सकती हैं रियल टाइम बेसिस पर, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो आंध्र प्रदेश में फसलों के ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित है। अभी 13 जुलाई से आंध्र प्रदेश में फसलों के ऑनलाइन पंजीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। होगा क्या इससे ये होगा, जैसे कोई किसान अपने खेत में कोई भी फसल करना चाहता है तो वो इस पोर्टल पर जाकर क्या करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, जिससे कि उसको सरकार के द्वारा बीज उपलब्ध कराए जा सकें और सरकार की जो भी विभिन्न स्कीम्स होती हैं उनकी मदद या उन योजना का लाभ उस किसान को मिल सके। जैसे अभी ब्याज मुक्त ऋण, फसल बीमा, रैयतु भरोसा स्कीम और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनको प्राप्त किया जा सके। अगर किसान ऐसा है जिसकी भूमि नहीं है, मतलब कि भूस्वामी नहीं है भाई, तो उसके लिए एक CCRC यानी फसल संवर्धन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस प्रमाण पत्र के बाद भाई ये सभी स्कीम का लाभ उठा सकेगा। मछली पालन के लिए भी विभिन्न प्रकार से डेटा जो है अलग से पंजीकृत किया जाएगा। तो ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में जो जल्दी से नेशनल पार्क है उनको हम देख लेते हैं। कैसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं आगे अगला जो आर्टिकल है हमारा चाबहार पोर्ट और जाहेदान रेल परियोजना के बारे में है। अभी रिसेंटली चाबहार पोर्ट और जाहेदान रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है ईरान के द्वारा। मतलब कि अब इसका निर्माण जो है वो ईरान खुद अपने आप करेगा। भारत को इस परियोजना से अलग कर दिया गया है। क्यों किया गया है? ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भारत के द्वारा इस परियोजना में जो फंडिंग है उसमें देरी की जा रही थी, इसी वजह से भारत को इस परियोजना से अलग कर दिया गया है। 2016 में इस परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए गए थे भारत और ईरान के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 628 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण था। ये है चाबहार पोर्ट की लोकेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए जो हमारा रूट है वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, पाकिस्तान पड़ जाता है। इस वजह से यह रूट बंद किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो अफ़गानिस्तान तक एक्सेस करने के लिए चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। अब क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है कि ईरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट की लोकेशन जो है वो आप देख लीजिए। चलते हैं आगे। आज जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए उनको देख लेते हैं जल्दी से एक नज़र में। पहला, पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो एंड्रेज डूडा ने ये जीता है। किसने जीता है? एंड्रेज डूडा ने। रोको टोको अभियान किस राज्य का है? तो ये है मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो कौन सा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेट ग्रिड किस मंत्रालय के तहत काम करता है? ये काम करता है गृह मंत्रालय के तहत, और 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये इसलिए आया है कि 14,000 जो पुलिस स्टेशन है उनको नेट ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।